जैसा कि हमने कल एक इंट्रोडक्शन किया था, एक साक्षात्कार किया था हमारे जो आदरणीय रसिक सर हैं उनके साथ, तो आज हम उसका अगला भाग लेके आए हैं। आशा करते हैं आपको पहला भाग भी पसंद आया होगा और हम दूसरे भाग में और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ये हमारी ख्वाहिश है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आदरणीय रसिक सर। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और आदर सम्मान दिया। बच्चों, कल का सेशन बहुत सराहनीय रहा, परंतु उसमें दूरियां रहीं थोड़ी, और समय जब बीतता जाता है तो उसमें तारतम्य समाप्त होता जाता है। इसलिए आप प्रश्न करें, जब मैं बोल रहा हूँ तभी आप तैयार कर लें, और एक बच्चा आकर के मेरा उत्तर समाप्त होते ही एक बच्चा आकर के और मुझसे प्रश्न करे। तो मैं पुनः सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और यह शिक्षण कार्यक्रम साक्षात्कार का आज अंतिम सत्र है, और इस सत्र में जो आप पूछेंगे उन प्रश्नों का उत्तर एक बिंदु के रूप में बताया जाएगा, और उन्हें आप हर एक प्रकार से आप देखें। जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ वो ठोस होगा और बिल्कुल अकाट्य प्रमाण के रूप में आपको बताया जाएगा, और कक्षा का वातावरण बिल्कुल सुरम्य होना चाहिए और अनुशासित होना चाहिए, ताकि आपको संपूर्ण विश्व के लोग देख रहे होते हैं। जब ये वीडियो पब्लिश्ड हो जाती है, यूट्यूब पर पब्लिश्ड हो जाती है, अब फॉर द पब्लिक के लिए, तब पब्लिक संपूर्ण विश्व की जो पब्लिक है, जनता है, वो आपको देखेगी, मुझे देखेगी, क्योंकि इस कार्यक्रम को मैं संचालित कर रहा हूँ और प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। इसलिए आपको ये कार्यक्रम सफल बनाना है और विश्व स्तर तक, ऊंचाइयों तक ले जाना है। तो अब हम इस सत्र को प्रारंभ करते हैं, और एक प्रार्थना से। हंस पे बैठ के मैया आया करो, सुरमई रागवी ना बजाया करो, ज्ञान की ज्योतिर् में जगा के मेरे काव्य बगिया रसिक की सजाया करो, काव्य बगिया रसिक की सजाया करो। हंस पे बैठ के मैया आया करो। इन्हीं चार पंक्तियों के साथ मैं पुनः प्रश्न आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं और प्रश्न करें। जी सर, मेरा एक प्रश्न है। नाम बताइए। और सर, मेरा नाम अनूप कुमार। जी। क्वेश्चन सर, कविता में आज की राजनीतिक एवं सामाजिक अभिलाषा को दार्शनिक का कार्य करे। आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है। कविता में
राजनीतिक एवं सामाजिक अभिलाषा को दर्शन का सर इसका मतलब है उसको कविता में आज की जो राजनीतिक और सामाजिक अभिलाषा उसको दर्शाने का क्या कार्य है। तो देखो कविता, बैठिए, कविता ही नहीं साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है, साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्यकार जो समाज में देखता है वो उसे उस दर्पण में उतार देता है। तो कविता चूँकि साहित्य की एक विधा है और कविता में राजनीतिक और सामाजिक जो अभिलाषाएं हैं, अभिलाषा का अभिप्राय है इच्छा से, जिजीविषा से। अभिलाषा का अभिप्राय ये इच्छा या जिजीविषा से है। तो वो चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो, उसे कवि जो है अपने स्तर पर दर्शाता है, राजनीतिक स्थिति को देखता है, राजनीतिक परिस्थिति को, परिवेश को देखता है और सामाजिक परिस्थिति और परिवेश को देख करके वह अपने अनुसार और अपने अनुशासन के अनुसार वह दर्शा देता है, जनता के सामने परोस देता है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि धर्म नीति राजनीति, राजनीति धर्म नीति, धर्म और अधर्म में भी भेद होना चाहिए, भावना का ह्रास जहाँ प्रेम का विनाश, हमें इस दुरावस्था पर भी खेद होना चाहिए। तो बहती हैं सरिताएं रक्त की अहरनिश, इन्हीं की धाराओं को सुखा देना भी चाहिए। और कि खुलेआम हो रहे हैं कत्लेआम सड़कों पे, इन खुलेआम हो रहे हैं, ये सारा राजनीतिक जो गतिविधि है सारी वो सब बताई जा रही है कि खुलेआम हो रहा है रक्तपात सड़कों पे, इस दुरावस्था पर भी खेद होना चाहिए। ये इसमें सामाजिक और राजनीतिक सबको दर्शाया गया है, सारी परिस्थितियों को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न। जी, नाम बताइए। दीपक जी। कहानी की परिभाषा भारतीय एवं वैश्विक स्तर पर अलग अलग करके बताएं। कहानी की परिभाषा भारतीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर पृथक पृथक रूप में मंतव्य माना गया है, परिभाषित की गई है कहानी। तो सबसे पहले जब हम कहानी की बात करते हैं, उसमें जब हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक काल की पृष्ठभूमि को देखते हैं तो उसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब का अध्ययन करते हैं तो उस समय हर्ष से लेकर के और अब तक, चूँकि हर्ष के समय तक संस्कृत का बोलबाला था और संस्कृत साहित्य जोर शोर पर था, चूँकि बच्चों संस्कृत जो है हिंदी की जननी है। संस्कृत किसकी जननी है? संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है। तो इसलिए चाहे भवभूति का महाकाव्य हो और कालिदास का महाकाव्य हो, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का महाकाव्य हो, वहाँ से हम जब अवलोकन करते हैं तो धीमे धीमे आते हैं सन 1800 तक। 1850 से लेकर के और 1900
तक की स्थिति को हम देखते हैं और उसमें हुए गद्य चतुष्टय। बेटे आवाज़ नहीं। तो सबसे पहली कहानी ईशा अल्लाह खां ने लिखी, रानी केतकी की कहानी, और दूसरे थे गद्य के प्रवर्तक लल्लू लाल, तीसरे थे सदा सुखलाल और चौथे थे सदल मिश्र। तो ये गद्य चतुष्टय थे। तो इनकी कहानी की परिभाषा क्या है कि जीवन के पक्षों, एक पक्ष का जो पारिवेशिक वर्णन जो एक समय की सीमा में समाप्त हो जाए उसे कहानी कहा जाता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बेटा ये जो प्रश्न आपने किया है ना, ये विश्वविद्यालय स्तर का प्रश्न है। तो दूसरा, इसी बात की को आगे बढ़ाते हुए मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कहानी एक गल्प है। कहानी क्या है? एक गल्प है जो जीवन की घटित घटनाओं को दर्शा देती है। और विश्व स्तर पर शैले ने कहानी की परिभाषा कुछ ऐसे दी कि जीवन को उत्सुक बनाने वाली, जीवन की जिजीविषा, मानव की जिजीविषा बढ़ाने वाली घटनाओं का क्रमशः वर्णन ये कहानी होती है। तो विश्व के स्तर पर जो पाश्चात्य साहित्यकारों ने कहानी को कई रूपों में बांटा है, शॉर्ट स्टोरीज़ के रूप में, रोमांटिक स्टोरीज़ के रूप में, और एक सीरियस ट्रेजेडी स्टोरी के रूप में। ट्रेजेडी मतलब त्रासदी वाली, दुखांत घटनाएं। कहानियों में चाहे कहानी हो या कथा हो, उसमें दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, सुखांत और दुखांत, जो दुख के अंत तक जो है घटनाओं का वर्णन करती हैं, और सुख के अंत तक की जो घटनाओं का वर्णन जिस कहानी में होता है उसे सुखांत कहा जाता है। तो इस प्रकार से कहानी की परिभाषा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बताया है कि कहानी वास्तव में जीवन की में घटित घटनाओं की एक एकान्विति है, एकान्विति है। और जयशंकर प्रसाद जो है वो कहानी के बारे में कहते हैं, प्रसाद जी ने कहानी के विषय में कहा कि कहानी जीवन का एक पक्ष विशेष में पर घटने वाली घटनाओं की जो क्रमबद्धता है, क्रमबद्ध जो वर्णनात्मकता है, उसे कहानी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कहानी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। सर एक क्वेश्चन हो रहा है जी सर, किस प्रकार का नाटक गहरा और सशक्त होता है? सशक्त किस प्रकार का नाटक गहरा और सशक्त होता है? गहरा और सशक्त होता है? यस सर। जी, बहुत अच्छी बात कही कि नाटक जिसमें गांभीर्य हो, जो मूल संवेदना दर्शक को सोचने के लिए विवश कर दे, वही नाटक सशक्त और गंभीर होता है। वही नाटक सशक्त और गंभीर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुहाग का नूपुर नाटक, और एक अमिताभ बच्चन जी ने फिल्म बनाई थी बागवान। बागवान फिल्म को जब हम देखते हैं भी नाटक ही है जी, ये भी एक नाटक ही है। तो ये नाटक जो है, बागवान फिल्म जो है, जो इसका जब मंचन किया गया तो उसने सोचने के लिए मजबूर कर दिया
कि क्या पारिवारिक स्थिति होती है, क्या माँ बाप बच्चों को इसीलिए पैदा करते हैं ताकि बच्चे जो है माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दें। बुक भी छपी थी ना उसमें। जी, इस पर मेरी एक बहुत लंबी कविता है, मुझे याद नहीं है वो कविता। वृद्ध हो गया समुदाय बेगाना आज का, व्यर्थ हो गया ये सब धनदायी रिश्तों का जमाना आज का, ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ पंक्तियाँ थीं। तो जी, तो ये सारी बातें हैं। तो बेटा, नाटक वही नाटक जो मनुष्य को के लिए सोचने पर सशक्त और गंभीर कर देता है, जो नाटक हृदय को परिवर्तित कर दे, हृदय में परिवर्तित कर दे, और उसमें ऐसी एक बात हो जाती है जिसमें कि मनुष्य अपने जीवन पर सोचने के लिए विवश हो जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगला प्रश्न। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपने प्रश्न किया और बहुत मुझे अच्छा लगा आपके प्रश्न। विद्यार्थियों, जब आपके प्रश्न आपकी ओर से आते हैं, चाहे जब मैं एनसीईआरटी में जाता हूँ, वहाँ अध्यापकों के प्रश्न जब मेरे पास आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि ये जागरूक अध्यापक हैं और जागरूक जो है विद्यार्थी हैं। वहाँ अध्यापक भी मेरे लिए प्रशिक्षार्थी होता है, प्रशिक्षार्थी, मैं प्रशिक्षक हूँ वहाँ, और जो हमारे सामने बैठे हुए हैं वो मेरे प्रशिक्षार्थी हैं, ट्रेनीज़ हैं। बेटे पीछे बात नहीं। तो जब आप प्रश्न करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सावधान विद्यार्थी हैं, आप जागरूक विद्यार्थी हैं, आप कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, कुछ मनन करने की शक्ति रखते हैं, कि जिससे कि आपके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, वो शांत हो जाएं। अध्यापक जो है आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करता है, शांत करने की कोशिश करता है, जिससे कि आप अपने आप को सजग बना सकें और रह सकें। तो इस प्रकार से अब मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ इन पंक्तियों से कि उरजलधिकी लहरियों में लहरती मेरी सुकविता, मुस्कुराती चंचलासी हो गई साहित्य सविता। और आप लोगों को यह साक्षात्कार अच्छा लगा होगा, और आप आगे जब जाएंगे ये सारी बातें मेरी आपके काम आएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।